नमस्कार, मैं हूं राजन झा और द सूत्रधार के हॉरर, हॉन्टेड और आश्चर्यजनक घटनाओं से जुड़े वीडियो में आपका स्वागत है। जब तक आमदनी नहीं होती और कुछ सहयोगियों को मदद के लिए रख नहीं लेते, समस्या रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि आपका स्नेह मिलेगा और हम जल्द से जल्द अच्छी क्वालिटी में बहुत अधिक कहानियों का वीडियो बना सकेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के कहानी की। कहानी जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, बंगाल के कोलकाता की है। भारत में यह अपने आप में अकेला केस होगा जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने भूत प्रेत या आत्मा के होने की बात कही होगी। आमतौर पर अदालत और कानून भूत प्रेत और जादू टोना जैसे बातों पर ध्यान नहीं देते, परंतु यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जज को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात माननी पड़ी। यानी जज ने टिप्पणी की तो दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि वो इस बात को मान भी रहे हैं। कहते हैं कि अदालत के रूम नंबर 11 और उस पूरे एरिया में आत्माएं भटकती हैं। उनके होने की मौजूदगी का एहसास होता है। कई बार ऐसा लगता है कि पायल पहने किसी महिला के चलने की आवाज़ आ रही है, तो कभी चूड़ियाँ खनकती हैं। कोलकाता हाई कोर्ट परिसर एक ऐतिहासिक स्थल भी है। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। कोलकाता हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी बैठती है। ये बहुत कम लोगों को पता। खैर, कहानी पर लौटते हैं। बात है नवंबर 2022 की। घोस्ट बस्टर्स की एक टीम डिटेक्टिव्स ऑफ सुपरनैचुरल यानी DOS ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से परिसर के अंदर हुई डरावनी घटनाओं को जांचने के लिए एक रात बिताने का समय मांगा। मतलब ये ऐसी टीम है जो अलग अलग जगहों पे घूम करके, जहाँ पे ऐसी अफवाह होती है या लोग ऐसी बातें कहते हैं कि यहाँ पे भूत हो सकता है, तो वहाँ पे ये घोस्ट बस्टर्स की टीम वहाँ जाती है, जांच करती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करती हैं। तो इसी टीम ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि लोग जो कहानियाँ और अफवाहें सुनाते हैं, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट को लेकर के, तो क्या वो सच हैं या नहीं। इसलिए हम कोलकाता हाई कोर्ट के परिसर के कुछ कमरों में, खासकर कमरा नंबर 11 और उसके आसपास एक रात बिता कर देखना चाहते हैं कि इन दावों और कहानियों में कितनी सच्चाई है। इसके बाद मीडिया में ये खबरें आई और मुझे आपके लिए कहानी मिल गई। उस अर्जी पर आज तक फैसला नहीं आया है। मतलब कोर्ट ने पता नहीं चला कि फैसला ही नहीं आया कि उस पर मतलब उस टीम को अनुमति मिली या नहीं मिली। लेकिन जो कहानियां हमारे सामने में आई वो दिलचस्प हैं। पर सवाल है कि वह अर्जी लगाई क्यों गई। यहाँ से एक नई कहानी सुनिए। कोलकाता हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जो TET यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा यानी टेट के नाम से जानी जाती थी। इसी लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे हुए थे कि उन्होंने पात्रता साबित की है, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था और कोर्ट ने कहा था कि 269 उम्मीदवार जो टेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे उनको नौकरी दी जाए। इसी मामले को लेकर नए सिरे से कोलकाता हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी कि उन 269 उम्मीदवारों को नौकरी दी जाए या ना दी जाए। कोर्ट था जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का। कोर्ट रूम में जस्टिस गंगोपाध्याय बैठे हुए थे और मुकदमे को लेकर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। मामला लंबा खिंच रहा था। बहस होती, फिर अगली तारीख, उस तारीख पर फिर से बहस होती और फिर दूसरी तारीख मिल जाती। तो जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक दिन कहा कि अब मामले की सुनवाई शाम 4 बजे से 7 बजे तक करेंगे क्योंकि समय कम मिल पाता है और इस वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है। अब 4 से 7 का मतलब था कि रात के 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं। जैसे ही जज ने यह आदेश दिया, कोर्ट में कौतूहल सा होने लगा। कोर्ट में काम करने वाले लोग हों या वकील हों, सब के सब चौंक पड़े और कहने लगे, जज साहब ये क्या कह रहे हैं, रात के अंधेरे में कोर्ट की सुनवाई की जाएगी। जज साहब को आश्चर्य हुआ, कौतूहल क्यों मचा। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो लोगों ने कहा, जज साहब आपको तो पता है कोर्ट को लेकर कैसी कैसी कहानियां सामने आ चुकी हैं। भूत प्रेत घूमते हैं, कभी पायल की आवाज़ आती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इतना सुनना ही था कि जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि हाँ, वो मैं भूल गया था, मुझे याद आ गया।
हियरिंग 7 बजे नहीं, अंधेरा होने से पहले यानी 5 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। जैसे ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने स्वीकार किया, बस खबरें बन गई, बात मीडिया में आ गई। आनी ही थी कि वकील के कथन पर कोर्ट ने आपत्ति नहीं जताई कि आप कैसी अंधविश्वास भरी बातें कर रहे हैं, बल्कि कोर्ट ने उसे स्वीकारा तो खबर बननी ही थी। वो भी सामान्य आदमी नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस स्वीकार कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर कौन सी बात है? क्या ऐसा हुआ था कि कोलकाता हाईकोर्ट के जज ने भी भूत होने की बात स्वीकार की और यहां तक कहा कि हाँ भाई, जो भी हियरिंग है वो शाम 5 बजे से पहले पूरी कर ली जाएगी। तो क्या है वो बात जो कोलकाता हाईकोर्ट के रूम नंबर 11 को और उसके आसपास के इलाके को भूतहा बनाता है? क्या इसके पहले कोई घटना घट चुकी थी? क्या किसी ने कुछ देखा था, कुछ फील किया था? जवाब है हाँ। कोलकाता हाईकोर्ट में काम करने वाले हों या वकीलों का ग्रुप हो, सभी मानते हैं कि उन्होंने या तो स्वयं ऐसी चीजें देखी हैं या सुनी हैं। इस तरह इस जगह के भूतिया होने को लेकर अनेक कहानियां हैं, लेकिन 3 कहानी ऐसी है जिसे सच मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। यदि कोई आम आदमी चलते फिरते इस तरह की बात करे तो वो सामने वाले के ऊपर है, उसे किस तरह लेता है। लेकिन यदि समाज के प्रतिष्ठित लोग गंभीरता से कुछ कहें तो उसे झूठ मानना मुश्किल होता है। बात कई साल पुरानी है। जब कोर्ट में जज बैठते हैं तो उनकी सुरक्षा में भी पुलिस के जवान तैनात होते हैं। तो ऐसे ही एक जज की सुरक्षा में एक जवान तैनात थे। मुकदमे की सुनवाई होते होते देरी हो चुकी थी। शाम के 7-8 बज चुके थे। जज साहब अपने कमरे में थे, अपने चैम्बर में बैठकर काम निपटा रहे थे। जज साहब ने इशारा किया कि कुछ देर से मैं अब निकलेंगे। तो उनके सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले ने सोचा कि थोड़ी देर में जब निकलना है तो चलो वॉशरूम से हो आते हैं। वॉशरूम कमरा नंबर 11 के पास एक घुमावदार सीढ़ी थी, उसके बगल में ही था। अब वो वॉशरूम तक जाता है और वहां से लौटता है। वो सीढ़ियों से होकर ऊपर आ रहा होता है कि अचानक वो गिर पड़ता है और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है। वह आश्चर्य से पीछे देखता है, चौंक पड़ता है और चीखता चिल्लाता हुआ बदहवास वहां से भागने लगता है। उसका चिल्लाना सुनकर सारे लोग भागते हैं। सबको देखकर पुलिस वाला शांत हो जाता है। जिनकी सुरक्षा में वो तैनात थे वो जज साहब भी आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बतलाया कि जब वो वॉशरूम से लौट रहा था तो उसे ऐसा लगा किसी ने जोर से धक्का दिया। फिर मैं गिर पड़ा, फिर उठा, पलटा तो देखा तो एक महिला दिखाई दी। मैं धीरे धीरे उठा और उसे देख रहा था। वो मेरे करीब थी। मैं गुस्से में उससे पूछने जा रहा था कि मुझे धक्का क्यों दिया। मैं नीचे से ऊपर उठते हुए साफ देख सकता था। महिला के पाँव में बड़े बड़े पाजेब थे। वो साड़ी पहने थी, लेकिन धड़ के ऊपर उसका सिर गायब था। देखते ही मैं होश खो बैठा और चीखता चिल्लाता जहां पग ले गए भाग खड़ा हुआ। तब तक आप लोग आ गए। फिर उसे शांत किया गया, पानी वानी दी गई। था तो वो पुलिस वाला, लेकिन फिर भी लोगों ने सोचा शायद वहम हो गया होगा। जज साहब ने भी गौर से कहानी सुनी। जज साहब ने एहतियातन एक हुक्म दिया कि ये जो रूम नंबर 11 है और सीढ़ी के पास जो वॉशरूम है, यहाँ एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दी जाए, ताकि यदि कोई यहाँ आए तो उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो या उससे डर न लगे। लंबे समय तक यहाँ पुलिस की तैनाती रही। 3 कहानियों में एक ये पुलिस वाले की कहानी थी। इससे जुड़ी एक और कहानी है जो इससे भी पुरानी है और ज़्यादा फेमस कहानी है कोलकाता हाईकोर्ट के इस भूत की। इस कहानी में एक कवि है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बात है अंग्रेज़ों के समय की। ब्रिटिश शासन काल में कोलकाता में एक कवि था जिसका नाम था तपिश। तपिश पर अंग्रेजी हुकूमत के ऑफिसर्स ने कई तरह के आरोप लगाए। कहा जाता है कि वो देशभक्त कवि था और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लिखा करता था। उस पर अंग्रेजी हुकूमत ने मुकदमा चलाया और इसी कोलकाता हाईकोर्ट ने उसे सजाए मौत दी। कवि तपिश को मौत की सज़ा सुना दी गई थी और उसे जेल भेज दिया गया। उस समय जेल में अंग्रेज जेलर थे। अंग्रेज हिंदुस्तानी कैदियों और ख़ास तौर से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कैदियों पर जुल्म किया करते थे। तो जेल में अंग्रेज़ों ने तपिश का खाना पानी बंद कर दिया। फिर कई दिनों तक भूखा प्यासा रखने के बाद उसे सजाए मौत दे दी गई। उसकी मौत के कुछ दिन बाद से जेल में साया देखे जाने की बात फैलने लगी। कहा जाने लगा कि जेल में एक साया है जो भटकता है। वो उसी कमरा नंबर 11 के पास जो घुमावदार सीढ़ी है वहीं देखा जाता है।
दरअसल उस स्थान पर पहले पानी से भरा मटका रखा होता था। लोग कहने लगे कि साया मटके तक आता है और फिर गायब हो जाता है। तो कहानी यह कही जाने लगी कि यह जो तपिश था, जिसे अंग्रेजों ने सजा मिलने के बाद से भूखा और प्यासा रखा था, वह भूख और उससे भी अधिक प्यास से तड़प रहा था। और जब उसे फांसी दी गई उस समय भी वह प्यास से तड़प रहा था। यानी यदि उसे फांसी न भी दी जाती तो वो इतना डिहाइड्रेट हो चुका था कि यूं ही तड़प तड़प कर मर जाता। तो उसकी आत्मा इतनी प्यासी है कि अक्सर यहाँ पर पानी पीने के लिए आती है। हालांकि सजा तो उसे जेल में दी गई थी, फिर कोर्ट में उसकी आत्मा क्यों भटकती है? तो लोगों ने कहा कि क्योंकि उसका सारा मुकदमा यहीं से चला था और उसे सजा भी यहीं दी गई थी, इसलिए वह यहीं भटकता रहता है। फिर सवाल उठाने वालों ने कहा कि वो आत्मा है, यहाँ से यहाँ कैसे आ सकता है? पर दो एक नहीं बल्कि कई लोगों ने देखने का दावा किया। लंबे समय तक यह कहानी चलती रही। लोग भूत देखने का दावा करते रहे और वह स्थान भूतिया कहलाने लगा। समय बीतता रहा और जो भूत देखने का दावा करने वाले लोग हैं, उन्होंने नई बात कहनी शुरू की। यानी पहले तो सिर्फ कहा जाता था कि एक साया है जो मटके के पास आकर अदृश्य हो जाता है, लेकिन अब लोगों ने नई बात नोटिस करनी शुरू की। लोगों का कहना था कि गौर करने पर पता चला कि शाम को 7 बजने के बाद इस रूम नंबर 11 के पास से एक बिना सर वाली महिला गुजरती है और जब वो चलती है तो उसके पाजेब के छन छन की आवाज़ आती है। छन छन की यह आवाज़ सभी को सुनाई देती, क्योंकि इसका दावा सब ने किया, वहाँ के कर्मचारियों ने, गार्ड्स ने तथा अन्य लोगों ने। कई बार लोगों ने कहा कि बात गलत हो सकती है, फिर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भी अपने कानों से यह आवाज़ें सुनी। अब रात को कोर्ट में पाजेब की आवाज़ कहाँ से आएगी? इन्हीं कहानियों के साथ समय गुजर रहा था। तभी 2 घटनाएं घटी। कोर्ट के 2 कर्मचारी थे, मनमोहन और उसका दोस्त वजाहरी पैतांडी। समय सर्दियों का था। अगले दिन किसी अहम केस की सुनवाई थी, इसलिए दोनों को पेपर्स निपटाते हुए देर हो गई। दोनों शाम को देर तक काम कर रहे थे, जबकि उनके अधिकांश सहकर्मी घर चले गए थे। काम करते करते उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि रात के 8 बज गए हैं। तभी वजाहरी ने कहा कि उसे प्यास लगी है और वॉशरूम भी जाना है। मनमोहन ने कहा कि जज साहब जा चुके हैं, उनका वॉशरूम यूज़ कर लो। इस पर वजाहरी ने कहा कि नहीं, वो नीचे जाएगा और पानी भी पी लेगा और फिर लौट आएगा, फिर उसके बाद घर चलने की तैयारी। मनमोहन ने उसे आगाह किया कि संभल कर जाना, कहानी दोनों सुन चुके थे। इस पर वजाहरी ने कहा कि अरे यार कुछ नहीं होता ये सब, मैं अभी आता हूँ। वजाहरी नीचे चला गया और मनमोहन अपना बचा हुआ काम निपटाने लगे। मनमोहन अपना काम निपटा चुके थे और वजाहरी को गए कुछ मिनट बीत चुके थे। मनमोहन को लगने लगा कि अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था, घर भी जाना है, देर हो चुकी है, सब जा चुके हैं। और इन बातों के साथ दिमाग में भूत वाली कहानी भी घूम रही है। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आया तो इसने कहा कि अब तो जाकर देखना पड़ेगा। अब मनमोहन उसे ढूंढते हुए उसी वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि वॉशरूम के पास एक बेंच रखा हुआ है और बेंच के नीचे वजाहरी औंधे मुंह पड़ा हुआ है। सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरा। डर तो उसे भी लग ही रहा था, पर वजाहरी को पड़ा देखा तो मदद के लिए तो जाना था। जैसे ही वो थोड़ा नीचे उतरा तो उसके जान में जान आ गई। उसने देखा कि वजाहरी के पास एक महिला बैठी हुई है। उसके हाथ में पानी का एक बर्तन है और महिला उसके चेहरे पर छिड़क रही थी और ऐसा लग रहा था कि वजाहरी को जगाने की कोशिश कर रही थी। मनमोहन थोड़ा रिलैक्स हुआ और सोचा चलो कोई तो है यहाँ। वह नीचे वजाहरी की तरफ बढ़ने लगा। जो ही वह सामने आया महिला गायब हो गई। अब यह दृश्य देखकर वह बेचारा स्तब्ध। वह वजाहरी को बचाने आया था, स्वयं के हाथ पांव फूल गए। किसी तरह वजाहरी को हिलाया डुलाया, वापस होश में लाया। किसी तरह उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। वजाहरी को भी होश आया। फिर दोनों व्यक्ति जितनी तेजी से हो सके वहां से भागे और सीधे अदालत के बाहर जाकर सांस ली। इसके बाद इन दोनों के अलावा कई और लोगों ने भी इसी तरह का दावा किया कि उन्हें एक औरत नजर आती है, उसके पाजेब की और चलने की आवाज़ आती है, धड़ के ऊपर कुछ नहीं दिखता। और यह कहानी पूरे कोर्ट रूम में आग की तरह फैल गई। हल्ला हो गया कि एक आत्मा है जो बिना सर के है और कोलकाता हाई कोर्ट में घूमती है, पाजेब की आवाज़ भी आती है। 2 एक नहीं बल्कि कई लोगों ने एक ही जैसा दावा किया। अब सवाल था कि यह सरकटी महिला कौन हो सकती है। इसकी भी एक कहानी है
कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक महिला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। उस महिला का नाम था निस्तार राउत। निस्तार एक सेक्स वर्कर थी, कोलकाता के रेड लाइट एरिया में रहती थी और जिस्म फरोशी का धंधा करती थी। कहते हैं कि वह बहुत खूबसूरत थी और शहर के तमाम रईस उसके ग्राहक थे। उन्हीं में से एक नौजवान था शालिख राम। कोलकाता के जाने माने व्यापारी का बेटा था। पैसों की कमी नहीं थी। वो अक्सर निस्तार के पास जाया करता था, बल्कि वो निस्तार के पास ही जाता था और उससे प्रेम करने लगा था। उसने निस्तार को इस दलदल से निकालने के लिए के घर बसाने के सपने दिखाए। निस्तार इनकार नहीं कर सकी। दोनों विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज़ों के समय भी कई बार कोठों पर पुलिस के छापे पड़ते थे और कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाता था। निस्तार को भी कई बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ गए थे। तो वो चाहती थी कि उसके नए वैवाहिक जीवन में अतीत की परछाई न पड़े, इसलिए उसने कोलकाता के अदालत में अर्जी दी कि अब वह घर बसाना चाहती है। इस पेशे से दूर हो चुकी है, इसलिए उसके नाम के आगे जो प्रोस्टिट्यूट या वेश्या लगा हुआ है वह हटा दिया जाए। इससे जज के सामने कई सामाजिक रुकावटें पैदा हो गई। दलील दिया जाने लगा कि इस तरह तो सभी बड़े घरों में वेश्याएं बैठ जाएंगी, फिर तो सभी बाबू अपनी अपनी पसंद के वेश्याओं से विवाह करने लगेंगे, उनका परिवार टूटने लगेगा और परिवार कलंकित होने लगेंगे। इस तरह की बातें कही जाने लगी। उधर कोठे के लोग भी चिंतित हो उठे कि यदि ऐसी प्रथा शुरू हुई तो उनके पेशे और कामकाज का क्या होगा। पुरुष प्रधान समाज के बाबू लोग भी अपनी क्रीड़ा के वस्तुओं का यह लोप नहीं देख सकते थे। उस समय के समाज को यह अस्वीकार्य लगा। सभी लोगों ने मिलकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की और वो नहीं चाहते थे कि अदालत निस्तार की मांग पूरी करे। कई दिनों तक मुकदमा चला, बहस हुआ। जजों पर सामाजिक दबाव इतना बना कि उन्होंने निस्तार की मांग नहीं मानी, अर्थात उसके नाम से वैश्या शब्द नहीं हटाया गया। फैसले के कुछ दिनों के बाद तक इस बात को लेकर हंगामा मचा रहा। फिर एक दिन निस्तार के घर के पास ही, जहां वो रहती थी, उसके पास ही एक महिला की लाश मिलती है। लाश सड़ने लगी थी, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। जब लोग जमा हुए तो निस्तार के जान पहचान वालों ने लाश को पहचान लिया। पहने हुए कपड़ों और गहनों से अंदाज़ा लग गया कि यह निस्तार की लाश। निस्तार की लाश के पैरों में पायल थी जो वह पहना करती थी। उसका सिर कभी बरामद नहीं हो सका। उसका कत्ल कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, यह आज भी रहस्य है। तभी से लोग कहते हैं कि वो साया या महिला जो कोलकाता हाईकोर्ट में घुमा करती है वह कोई और नहीं, निस्तार की अतृप्त आत्मा है। इसी अदालत में निस्तार को न्याय नहीं मिला था और इसी वजह से उसका कत्ल तक कर दिया गया। तभी से न्याय की उम्मीद में निस्तार की निराश आत्मा उच्च न्यायालय परिसर में घूमा करती है। बात सिर्फ कहानियों तक होती तो शायद मैं यह कहानी लेकर आपके सामने प्रकट नहीं होता। कोलकाता हाईकोर्ट के जज तक ने माना था। उसके अतिरिक्त कई बार अदालतें, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी रात में खुल जाती हैं, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट शाम होने के बाद कभी नहीं खुलता। ना कोई स्टाफ टिकता है, ना कोई जज। यहाँ सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं अंधेरा होने से पहले ही कर ली जाती हैं, अन्यथा अगले दिन का इंतज़ार होता है। तो यह थी कोलकाता हाईकोर्ट के भूत की पूरी कहानी। यदि आप कोलकाता से हैं और आपको इससे जुड़ी कोई बात पता है तो आप कमेंट में बतला सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में इसे शामिल करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।